नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से। अपने दर्शकों को बता दें कि 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो एक मुद्दा बहुत तेजी के साथ देश के पटल पर छा गया। मुद्दा क्या था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीट लेकर आती है या 350 से 400 सीट लेकर आती है तो वो भारत के संविधान को बदल देगी। ऐसा विपक्ष के लोगों ने तो बाद में कहा, पहले खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई कैंडिडेट्स और सांसदों ने यह बात कही कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हम देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। और इशारा यह था कि देश के अंदर हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। जब यह मुद्दा बना और इस मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर अब बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते। लेकिन लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कई इलाकों में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया और भारतीय जनता पार्टी 303 से घट के 240 पर आकर टिक गई। अब आप सोच रहे होंगे 2024 के चुनाव का जिक्र मैं आज क्यों कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी वो मुहिम खत्म नहीं हुई है। आरएसएस ने एक बार फिर से उस मुहिम को हवा दी है। पहले दत्तात्रेय होसबोले ने बोला कि संविधान के प्रियम्बल में जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द है उसको हटाने के बारे में विमर्श होना चाहिए। और अब ऑर्गेनाइजर में लेख लिख के कहा गया कि दरअसल ये दोनों शब्द तो बारूदी सुरंगें हैं, लैंडमाइंस, आइडियोलॉजिकल लैंडमाइंस। अब हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि सेकुलरिज्म कब से लैंडमाइन हो गया। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते थे हिंदू तो बाई नेचर ही सेकुलर है। उसका क्या अर्थ निकाला जाए? सोशलिज्म से प्रॉब्लम क्यों है? जनता दल यूनाइटेड के साथ आप सरकार बनाएंगे, टीडीपी के साथ आप रहेंगे, जनता दल एस के साथ रहेंगे, एलजेपी के साथ रहेंगे जो सोशलिस्ट होने का दावा करते हैं, जयप्रकाश नारायण के गुण गाएंगे, राम मनोहर लोहिया के साथ समझौता करेंगे, लेकिन सोशलिज्म बारूदी सुरंग है। इस वक्तव्य के पीछे और इस पूरी डिबेट को खड़ा करने के पीछे की राजनीति क्या है, मतलब क्या है, दरअसल ये समझेंगे आज हम श्रवण जी से, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के साथ बहुत करीब से काम किया है और उस पूरे आंदोलन को भी देखा है जिसमें बीजेपी, उस वक्त तो बीजेपी नहीं थी, जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने समाजवादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया था। तब उनको बारूदी सुरंगें दिखाई पड़ रही थी। ऑर्गेनाइजर संघ का मुखपत्र है, आरएसएस का चीफ ऑर्गन है, और उसने फिर इस जिन को फिर से जिंदा किया है कि संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटा दिया जाए। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये नंबर 2 हैं, बल्कि ये कहें कि भागवत साहब के बाद, होसबोले ने कुछ दिन पहले एक पुस्तक के विमोचन समारोह में मांग की थी कि सेकुलरिज्म और सेकुलर और सोशलिस्ट दोनों शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए, हटाने पर विचार किया जाना चाहिए। अब ये जो बहस है, ये ऑर्गेनाइजर ने एक आलेख लिखकर फिर छेड़ दी है और कहा है, उसमें उस आलेख में जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए संवैधानिक धोखाधड़ी के जरिए दोनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के जरिए आपातकाल के दौरान उस समय संविधान में के प्रियम्बल में जोड़ा गया जब देश के अधिकांश विपक्षी नेता जेलों में बंद थे, ये उन्होंने कहा है। अब आलेख का, जो ऑर्गेनाइजर का आलेख है, आर्टिकल जो है, उसका अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान ले और उसे संविधान की सार्वजनिक रूप से
अवमानना करने वाला समझे, तो उसमें कहा गया है कि दोनों शब्दों को संविधान को आकर्षक बनाने के लिहाज से नहीं, उसकी मंशा से नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत पहचान, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी और संवैधानिक लोकतंत्र की मूल भावनाओं को समाप्त करने के लिए वैचारिक छल के जरिए, आइडियोलॉजिकल फ्रॉड के जरिए इसमें जोड़ा गया है, ये उसमें लिखा गया है। और मांग की गई है कि दोनों शब्दों को हटाकर मूल संविधान की स्थापना देश में की जाए। अब इसको इस क्रम में देखना चाहिए कि होसबोले ने जब कहा था तब भी इस पर काफी बहस छिड़ी थी और सत्य हिंदी में भी काफी इस पर डिबेट हुई थी, सारे चैनलों पर इस पर चर्चा हुई थी जब होसबोले ने कहा था। अब हमको क्या मानकर चलना चाहिए? हमको ये मानकर चलना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व वाली जो हुकूमत है, जब तक सत्ता में रहेगी, आरएसएस जो है इस जिन को बोतल से बाहर निकालता रहेगा। अब देखिए आशुतोष जी, होसबले वर्तमान में सरकार्यवाह है, मैंने कहा नंबर 2 है। भागवत अगर 75 साल की उम्र में 11 सितंबर को रिटायरमेंट या मोरोपंत पिंगले की भावनाओं के अनुरूप शॉल ओढ़ लेते हैं और घोषणा कर देते हैं कि वो अब पद छोड़ रहे हैं, तो होसबले उनकी जगह लेंगे या ले सकते हैं। वे 70 साल के हैं और कर्नाटक से हैं, शिमोगा से हैं। और उनके पूर्व जो थे सुरेश भैया जी जोशी, 2009 से 2021 तक उन्होंने इस पद पर थे और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्होंने पद छोड़ दिया था। हमारे दर्शकों को याद होना चाहिए कि 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि होसबोले कर्नाटक के हैं, शिमोगा के हैं, उनका कार्य क्षेत्र कर्नाटक है, बेंगलोर मुख्यतः है, और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था वहां कर्नाटक में। अब होसबोले का संघ प्रमुख बनना एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा संघ के कामकाज में। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि होसबोले ने कभी भी एक बार भी इस तरह की मांग नहीं की कि 75 साल की उम्र पर पद छोड़ने जैसे कोई सवाल खड़े किए हों या मोदी जी पर अप्रत्यक्ष प्रहार किए हों, और न ही उन्होंने मोदी जी के किसी कथन पर कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं या नहीं है, उस पर कभी उन्होंने टिप्पणी नहीं की। अब देखिए इसमें मुद्दा यह है कि संघ के जो ऑफिस बीरर्स हैं या ऑर्गेनाइजर हैं, अखबार मुखपत्र जो है, उसने जो मांग की है प्रेमबल में या प्रस्तावना में परिवर्तन की, आपने जिक्र किया, आपने नाम नहीं लिया, पर सबसे पहले कर्नाटक के सांसद रहे अनंत हेगड़े ने 2024 के चुनाव के दौरान सबसे पहले कहा था कि 400 की संख्या हमको इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। उसके उनके बाद फिर अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने, फिर ज्योति मिर्धा ने, तमाम लोगों ने कहा था। ये सब लोग हार गए। पर उल्लेखनीय है कि हेगड़े को टिकट नहीं दिया गया, मतलब वो 2024 तक सांसद रहे उत्तरी कन्नडा से, पर उनकी जगह फिर विश्वेश्वर हेगड़े को दिया गया। अब मुद्दा यह है कि ये जो तमाम चीजें हैं कि संविधान 400 मिल जाते, संख्या हो जाए तो बदल देंगे, या ऑर्गेनाइजर की मांग,
दोनों शब्दों को हटाने की, या हाउस बोले कि दिल्ली में मांग कि दोनों शब्दों को हटाना चाहिए, या नए पार्टी अध्यक्ष का चयन संघ की मर्जी से होना चाहिए, इन सब बातों को जोड़कर देखने की जरूरत है एक साथ, मतलब अलग अलग नहीं है। मैं बताता हूं कि क्यों जोड़कर देखने की जरूरत है। हमको ये मानकर चलना चाहिए कि संघ की मर्जी से जो व्यक्ति चुना जाएगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, वो सबसे पहला काम क्या करेगा। ये जैसे कभी इस पर चर्चा हो कि संघ की मर्जी का आदमी चुन लिया गया, सबसे पहला काम क्या करेगा। वो सबसे पहला काम ये करेगा कि बीजेपी के संविधान को बदलेगा, या उसकी उसके ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करेगा, या उसकी उद्देशिका को बदलेगा। ये काम अभी नहीं हुआ आशुतोष जी, तो आगे कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो पार्टी अध्यक्ष नया बनेगा, इसका कार्यकाल 3 साल का भी अगर है तो ये 2029 तक यानी चुनाव तक पद पर बना रहेगा। अगर मर्जी का नहीं बना तो बहुत बड़ा मामला है। संघ की मर्जी का नहीं बना, चुनाव के बाद क्या होगा बीजेपी का, कोई ये आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए आरएसएस को बड़ी जल्दी है कि जो भी काम हो वो अभी हो जाना चाहिए। अब देखिए बीजेपी की जो संविधान है या उसमें, या जो देश का है उसमें, उसके आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है, वो आपके पाठकों दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। उसमें ये लिखा गया है कि द पार्टी शेल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय लॉ established and to the principles of socialism, secularism and democracy, and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India. इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत ही इम्फेटिकली लिखा गया है कि जो पार्टी है वो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के प्रति कमिटेड है। अब हम अपनी बातचीत को आखिरी दौर में प्रवेश करते हैं। 2014 में जब मोदी जी चमत्कार करके दिल्ली की सत्ता में आए थे, तब बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और एनडीए को 336 सीटें मिली थी। ये 2014 की बात है। 2019 में और भी बेटर परफॉर्मेंस हुआ। एनडीए को 353 सीटें मिली और बीजेपी को 303 सीटें मिली। ये दो फैक्ट बातचीत में ध्यान रखने के हैं। 2014 से 2020 तक अमित शाह प्रेसिडेंट रहे पार्टी के 6 साल। 3 साल का कार्यकाल है पर वो 6 साल रहे। और 2020 से जेपी नड्डा बने हुए हैं पार्टी के प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि दोनों ही व्यक्ति मोदी जी के हैं, उनके खास हैं। यानी 2 टर्म में प्रचंड बहुमत मिला और इस दौरान दोनों व्यक्ति जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो मोदी जी के विश्वास पात्र रहे। अब दर्शकों को ये जानना चाहिए, पूछना चाहिए कि मोदी जी अगर संघ के प्रचारक रहे हैं और संविधान की प्रस्तावना के दोनों शब्दों को लेकर संघ की जो आपत्ति है और चिंता है और विरोध है, तो मोदी जी ने पार्टी के संविधान से दोनों शब्दों को क्यों नहीं हटाया 2014 के बाद, जबकि दोनों प्रेसिडेंट उनके मर्जी के हैं।
पार्लियामेंट में उनका प्रचंड बहुमत होते हुए भी उन्होंने संविधान से दोनों शब्दों को हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है। या दर्शकों के मन में एक सवाल हम पैदा कर रहे हैं। क्या मोदी जी, अब ये सवाल है कि क्या मोदी जी संघ की इस मांग के खिलाफ हैं कि संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाए? दूसरी ओर अगर हौसले से पूछा जाए कि आप देश के संविधान की प्रस्तावना में से सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द हटाना चाहते हैं, पर बीजेपी के ऑब्जेक्टिव्स में तो आर्टिकल 2 के ऑब्जेक्टिव्स के आर्टिकल के ऑब्जेक्टिव्स में तो लिखा हुआ है, दोनों शब्द हैं। मैंने पढ़ के भी सुना है आपको। तो उसका आपके पास क्या जवाब है? और बोले एक उत्तर दे सकते हैं कि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, संघ का नहीं है। आप ये सवाल बीजेपी से पूछिए। हमारा आखिरी सवाल है कि अगर ऐसा है तो फिर भागवत बीजेपी के अध्यक्ष पद पर नागपुर के आदमी की या नागपुर के व्यक्ति की नियुक्ति क्यों चाहते हैं, अगर ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है? क्या बीजेपी का संविधान बदलने के लिए चाहते हैं कि देश का संविधान बदलने के लिए चाहते हैं, या दोनों संविधानों को बदलने के लिए चाहते हैं? ये जो लड़ाई है आज तो ये जो तनाव है बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर, उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। और इस परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है कि क्या मोदी जी संघ की इस मांग के खिलाफ हैं, क्योंकि अगर वो संघ की मांग के समर्थन में होते तो उनके पास 2024 तक पर्याप्त समय था कि वो संविधान में भी परिवर्तन कर देते और पार्टी के प्रस्तावना में से भी दोनों शब्दों को हटा देते। अब हम ये जो बहस है ये बीजेपी और संघ के लिए छोड़ देते हैं कि दोनों को इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये मुद्दा तो बड़ा है। ऑर्गेनाइजर ने इस बार जो लिखा है बहुत ही ऐसे शब्दों का उपयोग किया है कि काफी आक्रामक है। उसमें षड्यंत्र और कई तरह की बातें उन्होंने आरोपित की है। अब ये जो बहस अब चलेगी, जो ये आज आया है बाहर ऑर्गेनाइजर का मंतव्य, उस पर अब जो बहस चलेगी, देखते हैं उसका कंक्लूजन क्या होता है। मैंने एक पॉइंट जरूर रखा है कि मोदी जी क्या संघ के की मांग के खिलाफ है, और अगर खिलाफ नहीं है, पक्ष में होते, उनके पास पूरे 10 साल थे कि वो दोनों चीजों में परिवर्तन कर देते हैं। क्या पार्टी अध्यक्ष का चुनाव के पीछे एक ये भी तनाव का कारण हो सकता है? हम अपनी बातचीत को इसी नोट पर खत्म करते। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।